तो इंटीग्रिटी का क्वेश्चन का आंसर देते समय, क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब ही है एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और सेल्फ इंटरेस्ट को हटाना होगा इसमें, और सेल्फ इंटरेस्ट हटाने में यूनिवर्सल एथिक्स जो पहला रूल है वो लगाते ही मेरे वो डिसीजन सही होंगे जो इसको पूरा करते हों। तो जो मेरे सेल्फ इंटरेस्ट से टकरा रहे होंगे, से संगत नहीं होंगे, उससे कंसिस्टेंट नहीं होंगे, वो हटा दिए जाएंगे, और इससे ऑब्जेक्टिव डिसीजन वाली जो सिस्टम है वो एस्टेब्लिश होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव डिसीजन सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है तो इससे इम्पार्शलिटी आएगी। और लिख लो, इम्पार्शलिटी इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। निष्पक्षता सिविल सेवा की आधारभूत मूल्य है। बोलो, क्या इस तरह से आप लोग एक इक्वेशन वाइज इसको कंप्लीट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं? डेरिवेशन समझ में आ रहा है? जी सर। और लोग बताओ भाई। जी सर। तो मैंने वही कहा था कि सेल्फ इंटरेस्ट को एडजस्ट करने से काम नहीं होगा। एडजस्ट करने में तो ये होगा कि ठीक है, हम उतने बड़े वाले रिश्वतखोर नहीं बनेंगे, थोड़ा कम वाले बन जाएंगे। वो जो, मान लो ए है, ए तो बहुत ही बड़ा वाला है, उसने तो रोड बनाई ही नहीं, कागजों पर रोड बनाई और पूरा ही पैसा खा गया। मैं इतना भी नहीं हूं, मैं जो हूं वो थोड़ा सा रेत वाला रोड बनाऊंगा। तो ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सेल्फ इंटरेस्ट आ ही नहीं, क्योंकि जब मैं देखूंगा यूनिवर्सल एथिक्स को इस्तेमाल करूंगा, यूनिवर्सल, तब जो रिजल्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। और ऑब्जेक्टिव के बाद लिखना है नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट उसमें लिखना है एरो करके कि अगर डिसीजन ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव डिसीजन के साथ क्या आएगी? इम्पार्शियलिटी। और इम्पार्शियलिटी फंडामेंटल वैल्यू है सिविल सर्वेंट का। ओके, अब मैं तुम लोगों को एथिक्स और ऐसे को देखते हुए एक क्वेश्चन का आंसर चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से देना। देखिए, बहुत नई चीजें आपको बार बार समझानी पड़ेगी, और बार बार मैं समझा रहा हूं फिर भी आप लोग डिरेल हो जा रहे हैं। अब मैं कुछ ग्लोबल डिलेमा की बात कर रहा हूं। डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। बताओ, विकास या पर्यावरण? एनवायरमेंट। कैसे भाई? विकास। सर ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। देखो, हम यूपी वाले, हम बिहार वाले, हम राजस्थान वाले, हम मध्य प्रदेश वाले, हमें चाहिए विकास। जीडीपी चाहिए। अगर जीडीपी 10 की स्पीड से दौड़े तो जीडीपी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है वो लगभग इसी के अनुपात में बढ़ेगी। हमें चाहिए, क्योंकि हम हिस्टोरिकली कंगाल लोग हैं, यूपी वाले, बिहार वाले, राजस्थान वाले। तो हमें चाहिए ग्रोथ, और ग्रोथ भी रैपिड ग्रोथ। ओके, ठीक बात है, हमारी रिक्वायरमेंट भी है। अब इस ग्रोथ में हम कार्बन एमिट करते हैं, इमिशन ऑफ कार्बन होता है, और उसकी वजह से सी लेवल राइज कर रहा है। बट हमें क्या लेना देना?
हमने सी देखा नहीं आज तक, समुंदर देखा ही नहीं। फिल्मों में देखा है, टीवी में देखा है, अखबार में देखा है, और देखा भी है तो ऐसे घूम के चले आए गोवा, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट हम जब विकास की बात कर रहे हैं, तो जो एक देश है फिजी, मार्शल आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड को पता होगा आपको, अगर आप लोगों ने कभी न्यूज में पढ़ा हो। जल स्तर बढ़ने के कारण डूब रहे हैं, बहुत सारे एरिया डूब गया है। ऐसे ही करते रहे तो बहुत समय नहीं, 50 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता, 50-60 साल में फिजी विजी, मेडागास्कर और इस तरह के और जो आइलैंड हैं, उनका बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। बट हमें क्या, यूपी बिहार तो समंदर का मतलब अब बहुत ही, मतलब रेयरेस्ट ही कहेंगे। तो हमारे लिए, हम अगर स्वार्थ वाइज देखें, या भारत के लिए, चीन के लिए, उन हिस्सों के लिए जो, उनके लिए विकास, तो देखो आज से पहले हो सकता है हम बात करें कि सर विकास होना चाहिए, क्यों विकास होगा, सबके लिए बल्ले बल्ले है। पर थोड़ा लोग कुछ सोचेंगे, वो कहेंगे भाई दोनों होना चाहिए, दोनों का संतुलन। खाली पर्यावरण से भी क्या होगा, विकास चाहिए, खाली विकास से भी क्या होगा, पर्यावरण। लेकिन हो सकता है आप एक ऐसा आंसर लिख पाए जरूरत के हिसाब से, जिसमें आप कहें, लिख के दिखाएं, तर्कों से बताएं कि सर पर्यावरण जीवन का बेस है, और विकास क्या है, जीवन की दशा, कंडीशन सुधारने वाली बात है। जब जीवन बचेगा तब तो कंडीशन सुधारेंगे। तो सर अगर कहीं ऐसा हो जहां विकास और पर्यावरण में से एक ही चुनना हो, तो आप में से बहुत लोग शायद आज की क्लास के बाद जरूरत पड़ने पर पर्यावरण चुने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने तर्क को, पर्यावरण, इन्वायरमेंट इज द बेस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार है। और विकास से क्या होता है, हमारी कंडीशन इंप्रूव होती है, लाइफ की कंडीशन इंप्रूव होती है। कंडीशन इंप्रूव होना जरूरी है, लाइफ, अगर दो में से एक चुनना हो, बताओ। सर लाइफ। ऑफ कोर्स लाइफ। तो अगर कहा जाए फिजी वाले से, मार्शल आइलैंड वाले से कि बेटा बताओ विकास या पर्यावरण, एक सेकंड नहीं लगाएगा, बोलेगा पर्यावरण। अरे घर डूब रहे हैं हमारे, हमारे हमारा एरिया डूब गया है, विकास की बात कर रहे हो। या केरल वालों से, जिन्होंने अभी बाढ़ देखी पिछले 2 साल पहले, 18 में, 2018 में, त्रिवेंद्रम में, कोल्लम में, अगर उस एरिया के लोगों से पूछो कि भाई देखो विकास कर रहे हैं, इससे देखो पर्यावरण को नुकसान हुआ, और पिछले साल तुम्हारे पूरे पूरे शहर डूब गए, चेन्नई में बाढ़ आ गई थी, त्रिवेंद्रम तो बुरी तरह, और उसके आसपास के गांव तो डूबे हुए थे कई कई महीनों तक। एक सेकंड नहीं लगाएंगे, वो क्या कहेंगे, कहेंगे भाड़ में जाए विकास, यहाँ जिंदगी रहेगी तब तो विकास विकास की बात करेंगे। हम वैसे घर नहीं बनाएंगे, हम उन घरों में रहेंगे जहां पर विकास की कोई जरूरत ही ना हो। जीवन तो जी लें पहले, जीवन जी बचाएंगे। मतलब पर्यावरण हमारे लाइफ का बेस है, और डेवलपमेंट क्या है, उसकी कंडीशन को, की सूचना है, इंडिकेटर ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ है। सही बात है या नहीं। जी सर। तो लाइफ इज ए प्री कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट। जीवन जो है किसी विकास की पूर्व कंडीशन है, पूर्व शर्त है, पर जीवन होगा तो विकास भी के बारे में भी बात होगी। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर आप ऐसे तर्क गढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, आपको गहरे से सोचना होगा। इस तरह के जो ग्लोबल क्वेश्चंस हैं, ग्लोबल डिलेमा हैं, उनका आंसर
कहां से मिल सकता है? कांट्स की थ्योरी से। कैसे? केवल दो सूत्र लगाना है, शुरू के टू जो है ना मैक्सिम्स लगाने हैं, तब आपको आंसर मिलेगा डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। अब आप बताओ, तमाम आइलैंड कंट्रीज हैं जो केवल आने वाले 50 से 100 150 साल के अंदर केवल इतना ही विकास होता रहा, और बल्कि बात तो ज्यादा विकास की हो रही है। दुखी हम इसलिए हैं कि विकास रुक गई है, कम हो गया है। हम तो चाहते हैं डबल डिजिट ग्रोथ हो, 10 की स्पीड से, 12 की स्पीड से। चाइना कुछ समय पहले 12 13 की स्पीड से कर रहा था, अब घट गया है, और घट के भी 6 की स्पीड में आ गया, बहुत दुखी है। और हम तो खैर अभी माइनस में हैं। लेकिन अगर हम कांट की फिलॉसफी को देखें तो बताओ, कांट का फर्स्ट और सेकंड रूल लगाएं, और अब आपको बताना हो तो क्या आप एक कम से कम प्रिमाइस एथिकल बेस पे बना सकते हैं या नहीं? बताओ। तो ग्लोबल डिलेमा का आंसर एक हो सकता है, वैश्विक दुविधाओं का आंसर दिया जा सकता है कांट के हिसाब से। बोलिए। आज आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? अच्छा, फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्स करने वाला तो रवि आज आए नहीं है लग रहा है। जैसे दिया जा सकता है, दिया जा इसी से सकता है दे ना, सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ यूनिवर्सलिटी इसी से दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। जी जी। और सेकंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई हम मीन्स नहीं बना सकते, क्या होगा फिजी का अगर वो पूरा डूब जाए? हाँ, डूब ही रहा है ना? तो हम आंसर दे सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको कहा था रिफ्यूजी प्रॉब्लम। रिफ्यूजी प्रॉब्लम में भाई कांट ने यही तो कहा, पहले में क्या कहा, आप क्या वैसा चाहेंगे? आप फिजी में पैदा होते तो आप चाहते कि विकास हो, दुनिया में विकास तेजी से हो, या इन्वायरमेंट देखते तेजी से हो, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन तेजी से हो? बताओ। फिजी के हिसाब से तो सर इन्वायरमेंट ही देखते हैं। नहीं, हम अपने हिसाब से भी, यूपी के हिसाब जी। से भी इन्वायरमेंट जो है अभी ही गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली एनसीआर। जबकि हमने कोई यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क तो ज्यादातर रोक दिए हैं, और इंडस्ट्री है ही कौन सी बड़ी यहाँ पर, है ना? खाली ये गाड़ियों के धुएं और बाकी बाकी चीजों से है। तो जब जीवन ही नहीं रहेगा, यहाँ पे तो थ्रेट लाइफ को है। और खाली एनसीआर क्यों, मैंने आपको बताया ना, लखनऊ का ही, लखनऊ में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, इसके बावजूद वो कोई बहुत अच्छा वहाँ की वाटर सॉरी एयर क्वालिटी नहीं है। या आगरा की देख लें, कहीं की देख लें, कानपुर का तो खैर नाम ही नहीं लेना। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, फीजी तो मैंने एक एग्जांपल दिया वाटर लेवल को लेकर, वैसे भी देखें तो हम वो नहीं चाहेंगे, हम वो जो वही वाली बात, हम यूनिवर्सलिटी वाली बात बता चुके हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया शरणार्थी संकट में कैसे इसको यूज करेंगे, कि वही जो मैं आपको बता चुका हूं, कि अगर ऐसी नौबत हमारे ऊपर आ जाए, हमें आपको अपना देश छोड़ के जाना पड़े किसी भी वजह से, तो हम चाहेंगे कि सब लोग दुत्कारें? नहीं। तो आप लोग आंसर दे पाएंगे ग्लोबल प्रॉब्लम्स का, खासतौर पे इन दोनों का जो बातें हुई? तो मैं आपको क्या रिगरस एथिक्स सिखा रहा हूं, ऐसे मामलों में भी नियम का पालन करना, जहां व्यापक नुकसान हो रहा हो वहां भी नियम का पालन करना होगा। व्यापक नुकसान हो रहा हो कैसे? अगर आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट नहीं होने से व्यापक नुकसान होगा, बट इन्वायरमेंट बचाने की बात हो रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में एक लाइफ है और एक
बेटर कंडीशन है लाइफ की, तब भी आपको क्या चुनना होगा बताओ, तब भी डिसीजन ले सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन जब दोनों बचा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। क्वेश्चन तो आंसर तो डिलेमा का है, ठीक है। तो इस तरह के एप्लीकेशन दे सकते हैं आप, हैं कि रिगरस सिचुएशन में भी ये एप्लीकेशन है किसका, कांट की थ्योरी का। तो कहां कहां देखा आपने, इंडिया में इंटीग्रिटी में देखा, आपने प्रोबिटी में देखा, आपने देखा कि डिसीजन मेकिंग में कैसे करेंगे, और आपने ग्लोबल डिलेमा का आंसर दे सकते हैं। बस आपको देखना वो है कि आप उस जगह पे रह के देखें, पर फर्स्ट और सेकंड थ्योरी का इस्तेमाल कर लें, थर्ड तक तो पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़े तो यूज कर ही सकते हैं। इस तरह से कांट खत्म हुआ, कांट की फिलोसफी जो हमें पढ़नी थी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस पे बात करेंगे। कुछ भी पूछना है तो पूछिए। इसकी लिमिटेशंस बताइए, रोहिणी बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि कहां पर आके कांट की थ्योरी है कि यहां पर थोड़ा सा ये आगे बढ़ नहीं पाएगा, बताओ। सर केवल ये एक जो दो बताओ। यूनिवर्सलिज्म, हम्म। सर वही जो यूनिवर्सलिज्म वाला प्रिंसिपल है, हम्म। हम उसे ट्रूली अप्लाई नहीं कर सकते बहुत सारी सिचुएशंस में जहाँ पे एक सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सिस्टम ऐसा है कि द गर्ल गेट्स मैरिड एंड शी लीव्स ऑफ हर होम, हम्म। बट स्टिल कोई उस कंडीशन में अपने आप को रखकर देख ही नहीं सकता बिकॉज दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड अ थिंग लाइक दैट। हम्म। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है। हम्म। हम्म। ठीक है, और सर एंड सर रिलीजन जो है जिसका एक फियर बिठाना चाहा, फियर या जो भी ग्रीड जो भी कह लीजिए, वो तो लाइफ से लोगों की वैनिश हो रहा है एंड इट इज मतलब उसकी मॉरल यूटिलिटी खत्म हो रही है एंड इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। हम्म, सर ये दो सोचे हैं अब तक। और लोग बताओ भाई। ठीक है, और लोग बताइए। आयुष कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर नॉट एवरीवन इज कैपेबल फॉर मेकिंग रैशनल और मोरल डिसीजन, हम्म। पहला पॉइंट भी है। और दूसरा ये है कि एवरी एक्शन वी टेक इन्वॉल्व्स लव एंड कम्स इन बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। दो मुझे ये पता है। देखो, और कोई ट्राई करना चाहेगा, आशीष, अभिनव, अनुराग, हिमानी, कोई भी। यस सर। सर इसकी एक हम्म। लिमिटेशन ये हो सकती है कि हमने पढ़ा है जो ह्यूमन नेचर है वो दो तरीके की फैकल्टी से बना हुआ है, इमोटिव एंड रैशनल फैकल्टी। तो जो कांटियन थ्योरी है वो सिर्फ रैशनल फैकल्टी पे ज्यादा मतलब फोकस करती है और इमोशंस को कुछ वैल्यू नहीं देती। और सर कोई भी ह्यूमन बिना इमोशंस के ह्यूमन नहीं है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है। हम्म। सर ठीक एक है, पॉइंट ये भी हो सकता है हाँ। कि कांट कह रहे हैं कि ट्रुथ होना चाहिए, मतलब रैशनल होना चाहिए, लेकिन कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन है जैसे आपने बताया था एक बच्चे को सेव करना है, तो लाई मे बी गुड इफ सेव द लाइफ ऑफ समवन। तुम लोग ना मेरे ही एग्जांपल मुझ पे डाल रहे हो, है ना, उसी से फायर कर रहे हो, ठीक है। हम्म। और कुछ, समीर ट्राई करो। मेन तो सर मुझे पॉइंट यही लगता है काफी रिगरस है ये सर, जैसे आपने बताया तो रिग्रेस तो कि इसकी बड़ाई है ना। बड़ाई है, बट सर जो सिचुएशन है, जो गीता वाले हम्म। श्लोक का एग्जांपल दिया है कि सुख दुख लाभ हानि जय हम्म। पराजय से ऊपर उठ जाए हम्म। इंसान, ऐसा होना बहुत मुश्किल है सर। आइडियल बिल्कुल एक ह्यूमन कैरेक्टर की बात करता है जो इम्पॉसिबल है अचीव करना।
चलो ठीक है, तो इसका मैं एक तुम application- लोगों को कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सर ऑलरेडी, एक एग्जांपल और, हाँ बताओ। तो जैसे कि मतलब जो झुग्गी झोपड़ी बनी होती हैं, जो गवर्नमेंट्स की जमीन पे बनी होती हैं, अगर रैशनली देखें तो उन्हें हटा देना चाहिए, बट लेकिन क्यों? अगर मॉरली सोचेंगे सर, अगर इलीगल हटा जमीन पे दीजिए। लोगों ने कब्जा कर रखा है इलीगली तरीके से, तो उन्हें हटा देना भाई चाहिए कानून के ओहो, हिसाब से। फिर वही बात, आपने 2-3 छुट्टी कर ली ना, तबीयत खराब थी। फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को यूज करो। यूनिवर्सलिज्म का यूनिवर्सलिज्म का मतलब, मैंने पहली ही लाइन क्या, मैंने जानबूझ के डायरेक्ट थ्योरी नहीं बताई उसकी, मैंने वो तो बाद में लिखाया, मैंने अगले दिन, पहले दिन बताया कि इसके लिए एग्जांपल मैंने दिया था वही एक्सीडेंट वाला, कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और एक्सीडेंट देखते हैं किसी का, आप उनकी जगह होते, आपको वही डिसीजन लेना होगा जो आप अपने लिए लेते हैं। मतलब दूसरों से आप वही उम्मीद करें, या दूसरों से आप वही कह सकते हैं जो खुद के लिए उस मौके पर चाहेंगे। सब मैं बता चुका हूं ना, फर्स्ट दिन ही जी क्या सर, बताया था, देखो। सर तो झुग्गी झोपड़ी फिर आप कैसे हटा सकती हैं? मैंने आपको स्टेप वाइज बताया था, मैंने बताया था कि हम वो नियम चुनेंगे, वो इथिकल लॉ चुनेंगे जो मेरी मेरी ड्यूटी होगी। फिर मैंने बताया, बिल्कुल डिराइव किया, जैसे कि हम लोग बचपन में करते थे ना, कोई डेरिवेशन करते थे फिजिक्स में। फिर मैंने ड्राइव कर बताया कि फिर मेरा मेरा ड्यूटी क्या होगी, मेरी सेकंड स्टेप बताया। फिर मैंने बताया कि ड्यूटी वो होगी जो यूनिवर्सल लॉ बन सके। तो फिर मैंने क्वेश्चन उठाया कि फिर यूनिवर्सल लॉ क्या होगा। यहाँ पर सारा आंसर छिपा हुआ है, उसको हाईलाइट कर लो हाइलाइटर से, कि जो ऑप्शन आप दूसरों के लिए चुनने की सोच रहे हैं, अगर वही आपके लिए भी स्वीकार, अगर आप वो अपने लिए भी स्वीकार करेंगे, तो वो ऑप्शन क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा, नहीं, वो ऑप्शन होगा यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल। है ना। या इसी को जी मैंने सर, फिर समझाया अगले स्टेज में, कि जो तुम अपने लिए चुनोगे वही दूसरों के लिए भी चुनना होगा। अब ये बात आते ही आप तमाम रिफ्यूजी क्राइसिस से लेकर तमाम ये झुग्गी क्राइसिस, सीरिया क्राइसिस, कश्मीर क्राइसिस की आंसर दे सकते हैं। इसमें एक चीज मैं और बता दूं, इसके बाद में इसकी मैं अपनी तरफ से कहानी सुनाऊंगा और उसमें आंसर निकल आएगा इसकी सीमाओं का, इसकी लिमिटेशंस का। देखो, एक अक्सर कहा जाता है कि प्रैक्टिकल नहीं है। समीर ने भी कहा और लोग के भी मन में आ रहा होगा कि ठीक है, थ्योरी में तो ठीक है किताब में, बट प्रैक्टिकल नहीं है ये, कि हम दुनिया को जो है शरणार्थी वो शरणार्थी के अड्डे बन जाएं। ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अब पता चला रोहिंग्या भी आ गए, बांग्लादेशी भी आ गए, नेपाली भी आ गए, तब तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऑलरेडी क्राइसिस है, ऊपर से प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए, दो बातें हैं, ध्यान से सुनिए, ये आपसे हमेशा पूछा भी जा सकता है कि आपको लगता है कि ये सब प्रैक्टिकल है। दो बातें हैं। सबसे हल्की बात पहले, इस समय वैसे तो मैं सबसे भारी बात पहले करने के पक्ष में हूं, पर समझा रहा हूं इसलिए, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता है जब तक कि उसको जमीन पे उतारा ना जाए। डेमोक्रेसी कभी प्रैक्टिकल नहीं था। जब मोनार्क चल रहा था, मोनार्की चल रही थी, मोनार्की ही प्रैक्टिकल था। पर एक आइडिया आया, और ये आइडिया शुरू में बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था, बट आज 300 साल के बाद, 300 साढ़े 300 साल के बाद, क्या डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल लग रहा है। और बल्कि जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, उनसे उम्मीद की जा रही है, या कोशिश वहां वहां हो रही हैं, या होनी चाहिए, कि वहां पे डेमोक्रेसी आए। बोलो यस और नो। बोलो भाई। यस सर, यस सर। महिलाओं की वो पर्दे से बाहर निकलें, पर्दे में ही जीवन ना बिता दें, ये 500 साल पहले, 300 साल पहले प्रैक्टिकल था? नहीं था, इम्प्रैक्टिकल बात थी ये। बट आज प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है, हम उस तरफ बहुत तेजी से बढ़े हैं।
बहुत कुछ करना बाकी है, फिर भी कम से कम वो 200 साल पुराने वाली बात तो नहीं है कि घूंघट कितना लंबा है इस बेस पर उसके करेक्टर का सर्टिफिकेट मिले। आज तो ऐसा नहीं है, कोई घूंघट में नहीं है, इतने भर से अगर कोई उसके करेक्टर के बारे में बात कर रहा है तो आज हम उसको पागल कहते हैं कि तो निरा पागल है। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात, प्रैक्टिकलिटी वाली बात पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। अगर कोई दे रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप कहें सर थीरीज का आना या बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर थीरी एक समय प्रैक्टिकल, कोई थीरी प्रैक्टिकल नहीं थी। तो ज्यादातर लोगों ने, आम लोगों ने उसको रिफ्यूज वो करेंगे ही, कहेंगे हो नहीं सकता ये। आप कोई भी बात कर लें, कोई भी बड़ी बात पिछले 2000 साल में, उसमें कोई भी बात इस्टेब्लिशमेंट से पहले जितना आप पीछे पीछे जाएंगे, वो क्या थी? हवाई सिद्धांतिक थ्योरेटिकल बात थी। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है ना? जी सर। और मैंने आपको शुरू में ही, जब मैं इससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत में ही डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल नहीं मानी जा रही थी। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि इतने अनपढ़ गवार लोग, कैसे कैसे पॉसिबल है यहाँ पर डेमोक्रेसी। और मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट इलेक्शन अनाउंस हुए और उसके लिए वोटर लिस्ट बनाया गया, हम वहीं पर अटक गए। महिलाओं के नाम ही नहीं थे वोटर लिस्ट में। क्या नाम थे? पप्पू की अम्मा, विनोद की बीवी। और पहली बार जब देखा गया कि अरे ये नीचे से रिपोर्ट आई, जब इलेक्शन कमिश्नर ने देखा, बोला कि ये क्या है भाई, औरतों ने नाम क्यों नहीं लिखा अपना? बोले कि हमारे यहाँ समाज में, गांव में औरतों का नाम होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती, लड़कियों को नाम देने की क्या जरूरत है। भाई पहले किसी की बिटिया थी और बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, तो मान लो नथुलाल की बिटिया अब मोहनलाल की बीवी है, एक आध साल में चुन्नू की अम्मा बन जाएगी। बस नाम की क्या जरूरत है इसमें? और जिन लोगों के नाम हैं भी, वो हमारी सामाजिकता में औरतों का नाम सार्वजनिक रूप से लेना, कहना, नाम ही नहीं था। सोचो प्रैक्टिकल था क्या हमारे यहाँ? बट भारत की, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी में आज हमारा नाम है, और हमने जो कुछ भी अचीव किया है तमाम कमियों के बावजूद, वो डेमोक्रेसी से किया है। तो पहला आंसर मैंने दे दिया कि प्रैक्टिकलिटी की आप चिंता ना करें। हम जब थ्योरी बना रहे हैं इसमें, फिलोसफी या एथिक्स में, तो प्रैक्टिकलिटी की, आप तर्कों की खाली बात करें बस, प्रैक्टिकलिटी तो कुछ नहीं होता। इवन की जिस दिन हवाई जहाज के बारे में सोचा, जिस दिन रेडियो के बारे में सोचा गया साइंस में, जिस व्यक्ति ने, प्रैक्टिकल नहीं था, कतई प्रैक्टिकल नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि हम उड़ने लग जाएं, कोई ऐसा कोई कोई ऐसी कोई कोई डिब्बा बनाए जिसमें हम उड़ सकें? कोई भी चीज प्रैक्टिकल नहीं होती, वो उसकी छोड़ें। नंबर वन। नंबर टू, हाँ, नंबर टू में बात कह रहा था कांट के लिए कि फर्स्ट और सेकंड मैक्सिम का अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। कहीं कहीं थर्ड का इस्तेमाल करना होगा, तो मतलब 3 सूत्रों में सारे आंसर मिल जा रहे हैं। आपको थोड़ा उसके बियॉन्ड सोचना है। उसने जो कहा है, अगर आप सारे, अभी तक आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने क्या किया है कि इसी के मैक्सिम का इस्तेमाल किया नहीं, और आप उसकी कमी बता रहे हैं। आपको जब कमी बतानी है तो उसकी सारी बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। एक कहानी सुनो। तो कांट के एक बहुत बड़े आलोचक हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनकी है, मैं उसी को अभी के रिलेवेंट में कर दे रहा हूं, उन्होंने तो बहुत पहले की थी। देखो, कहानी ये है कि हम्म मेरे पास एक बंदूक है, ठीक है, और वो बंदूक जो है, वो उसका जो लाइसेंस है, वो लेट से दिल्ली एनसीआर के लिए है केवल।
तो मुझे यहाँ से शिमला घूमने जाना है, तो शिमला जाना चाहता हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि यार बंदूक तो लेके जा नहीं सकते, एक काम करते हैं, इसको सुरक्षित रखते हैं, हम अपने एक पड़ोसी को दे देते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको ये गन दे देते हैं। बट देने से पहले ना थोड़ी सी उनकी नैतिकता, उनकी इथिकल, उनके एथिक्स को की परीक्षा कर लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं। कैसा तो नहीं कि, वैसे तो मित्र हैं लेकिन फिर भी देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि एक बात बताओ, आप मॉरल पर्सन हैं? तो ऑफ कोर्स यार, हद हो गई, मॉरल है, बिल्कुल मॉरल है। तो फिर मैंने पूछा कि आप कौन सी मॉरलिटी मानते हो, ये बताओ। आप इगोइज्म को में बिलीव करते हो, आप हिडोनिज्म में बिलीव करते हो, आप यूटिलिटेरियन थ्योरी के मानने वाले हो, या कांट की फिलॉसफी मानने वाले हो, कौन से मानने वाले हो? जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो ये सब आप पूरी तरह समझ रहे हैं ना, दिमाग में चल रहा है ना कि इगोइज्म वाला क्या करेगा और बाकी बाकी सारा कुछ ठीक है ना, मैं मान के चलूं सब समझ में आ रहा है? तो उसने कहा कि अरे यार ऑफ कोर्स, ये सब बकवास पे हम नहीं पढ़ते, हम कांटियन थ्योरी में बिलीव करते हैं, रिगरस एथिक्स, ड्यूटी फॉर सेक ऑफ ड्यूटी। तो हमने कहा यार बहुत अच्छा यार, हम भी इसी में बिलीव करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो, मान लो मैं आपको कोई चीज, अब मैं आपको अपनी अपनी गन देता हूं कि मैं जब मांगू तो आप मुझे वापस कर देंगे, मैं शिमला जा रहा हूँ, शिमला से लौट के आऊंगा, लेट्स से 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, तो आपको ये वापस कर देनी है, ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स प्रॉमिस कर रहा हूं। फिर मैंने कहा कि इसमें कोई अपवाद तो नहीं है कि जब मैं मांगू और आप ना दें 10 दिन बाद जब मैं आऊं? भाई कोई अपवाद नहीं है, कांटियन थ्योरी में कोई भी एक्सेप्शन की जगह है या नहीं, बताओ? एक्सेप्शन की जगह है कांट में? नहीं है। कोई अपवाद नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं कांट की फिलॉसफी में बिलीव करता हूं, मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है, ये मेरी अब ड्यूटी है कि जब आप मांगेंगे, आप कह रहे हैं 10 दिन बाद जब आप मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई और बात आ जाएगी, आप मांगेंगे मैं दूंगा। मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया, मैं गया। कैसे जाएं? चलो मान लो ट्रेन से जाते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से मैं शिमला गया, घूमे घामे, सही टाइम पे लौट रहे तो चंडीगढ़ से जब मैंने शताब्दी पकड़ी, बैठा था सामने वाली सीट पे कुछ लोग बैठे थे, उनसे किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया मेरा। 5-6 लोग थे वो लोग, झगड़ा काफी हो गया, हाथापाई हो गई। अब हाथापाई हो गई तो हाथा क्या पाई ज्यादा हुई, क्योंकि मैं तो अकेला था ठीक है, 5-6 लोगों ने हाथापाई में पाई ज्यादा हो गई उनकी, मतलब ठीक ठाक ढंग से उन्होंने हजामत कर दी मेरी। बहुत गुस्से में था मैं, सोचा कि इन लोगों को देख लूंगा। मैंने कहा कि अभी तो जाहिर सी बात है मैं बहुत कमजोर हो रहा हूं, तुम लोग 5-6 लोग हो, देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल देख लेना, एड्रेस नोट कर लो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं, ये मेरा एड्रेस है, हाउस नंबर 307 में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली। मैंने भी बताया इंदिरापुरम, अहिंसा खंड 1, एड्रेस बता दिया। उसने भी कहा देख लेंगे, और हम तो कह ही रहे हैं कि देख लेंगे। मैं आया सीधे अपने, जहाँ मैंने बंदूक दी थी अपने दोस्त को, पहुंचा, हमने तुरंत कहा
टाइम भी पूरा हो गया है, बिल्कुल नियत टाइम पे पहुंचा हूं मैं, फिक्स टाइम पे। लाओ बंदूक, गुस्से से तमतमा रहा हूं मैं। उसने कहा अरे यार ऐसा क्या हो गया, बैठो पानी वानी पियो। आते ही बंदूक है, बंदूक कहीं जा थोड़ा रही है, बंदूक तो हम देंगे ही। मैं कांट की फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, उसमें चिंता ही मत करो, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। पानी वानी पियो। मैंने कहा कि अरे यार पानी वानी पिए, ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं उन 6 का मर्डर कर दूंगा। और लाओ बंदूक। अब यहां से डिलेमा स्टार्ट होता है। अगर वो मुझे बंदूक दे देता है कांट की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, तो ये तय बात है कि 5 से 6 मैं मर्डर कर दूंगा। अगर वो नहीं देता है मेरी कंडीशन देख के, मैं इस समय बहुत ही गुस्से में हूं, और उस कंडीशन देख रहा है कि अरे ये तो ठीक नहीं होगा, नहीं देता है और उन लोगों की जान बचा लेता है, या मेरी भी जान बच जाती है, क्योंकि भाई अगर मैं 6 लोगों को मर्डर करूंगा तो मैं कितना भी तुर्रम खा हूं, बचूंगा तो मैं भी नहीं, या कम से कम वैसी जिंदगी तो नहीं जीऊंगा जैसी आज जी रहा हूं 6 मर्डर करने के बाद। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करके अगर वो नहीं देता है बंदूक उस समय, तो कांट की थ्योरी टूटेगी, एथिक्स टूटेगा। और दे देता है तो उसमें भी एक बहुत व्यापक नुकसान होगा, बहुत ही ब्रॉड इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये है कांट की समस्या। अगर वो दे देता है, जैसा कि कांट कह रहा है कि परिणाम की चिंता ना करें, दे दें, और दे के वो, दे तो देना ही चाहिए कांट के अकॉर्डिंग, दे के वो ना वो उन लोगों का, मतलब किसी भी तरह से किसी भी उसने कोई हित का काम नहीं किया है, किसी के इंटरेस्ट का काम नहीं किया। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। जी सर। तो कांट की थ्योरी में सबसे बड़ी आलोचना यह है कि कितना भी नुकसान हो जाए, और वो एथिक्स से पीछे नहीं, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, तो ये कितना भी नुकसान, तो फिर कितना भी हो सकता है। और अगर वो देने के लिए मजबूर है अकॉर्डिंग टू एथिक्स, तो इससे दूसरी समस्या पैदा होती है, जो मैंने पहले भी कहा है कि मैं डिस्कस करूंगा, समीर ने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था। वो समस्या है प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल। अगर फिक्स हो जाए चीजें कि ये वादा कर चुका है, कांट की थ्योरी बिलीव करता है, अब ये देना नहीं भी चाहे, ये जान रहा है कि इतने गुस्से में ठीक नहीं है, ये 6 लोग को मारना पक्का है, और 6 को मारने जा रहे हैं, क्या पता बीच में और लपेट दें कितनों को, 10 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये 10-12, 6 से 12 लोगों को मार देना मैं नहीं चाहता, बट फ्री विल, मैंने आपको बताया था ना कि फ्री विल बहुत बड़ी चीज है। और अगर फ्री विल माइनस कर दें तो निर्धारणवाद हो जाएगा। निर्धारणवाद का मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ पहले से फिक्स है। तो 2 समस्याएं हैं इसी कहानी में। पहली बात, ऐसे मामले में नियम का पालन करना, जहां व्यापक नुकसान हो रहा हो वहां भी पालन करना होगा नियम का, और ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और दूसरा, नियम का जो नियम इतने कठोर हैं कि एक बार बनने के बाद उसका पालन करना कंपल्सन हो जाएगा, और कंपल्सन हो जाएगा तो फ्री विल इस एक्ट से निकल जाएगा। फ्री विल को संभालना मुश्किल होगा, और फ्री विल को ही संभालना मुश्किल होगा अगर, तो फिर इसका हम इस वैल्यू का इस वैल्यू की जांच हम कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे? ये बात है। बोलो, इतनी बात समझ में आई सबके? कोई समस्या है तो पूछिए।
सर बोलो भाई। जो सर आपने बात बोली वाली कि अगर हम अपनी ड्यूटी ऑफ एथिक्स फॉलो कर रहे हैं तो नुकसान चाहे कितना भी हो जाए, क्या वो एथिकल है? तो सर ये थ्योरी तो उसके लिए मतलब पहले पहले बता दिया इस थ्योरी में कि भाई रिजल्ट तो मैटर ही नहीं करता। फिर गीता में भी तो सर यही हुआ ना कि जो जो परिणाम निकला उसका, वो मतलब कितना भी नुकसान हो जाए, वो गीता उसका एग्जाम्पल है ऑलरेडी। लेकिन तब भी वो सारे स्टेप्स एथिकल ही हैं जो हम समझा है अभी तक। तो इसमें फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, मतलब इसमें तो ड्यूटी फॉलो करना ही जरा एथिक्स है, रिजल्ट का तो मैटर ही यही तो नहीं है। समस्या है, यही तो समस्या है कि एक आदमी जो गुस्से में भरा हुआ है, हो सकता है कि इसको अभी 2-4 घंटे, 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद यही आदमी शायद ऐसा ना करे, क्योंकि हत्या कर देना तो हो सकता है कि इसका विचार जो आज है वो आने वाले समय में ना हो। बट अगर मैं बंदूक दे देता हूँ क्योंकि मैं एथिक्स से बंधा हुआ हूँ, मेरा दोस्त बंधा हुआ है, और अगर मैं, यही तो क्वेश्चन है कि क्या इसको मान लिया जाए कि इतने सारे लोगों को मरेंगे और इतने सारे इतना नुकसान होगा, उसके बावजूद इसको करना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो गीता में कहा गया है वो भी बात है, उसमें भी तो लोग क्वेश्चन उठाते ही हैं कि कोई भी जिंदा नहीं रहा, उतना बड़ा युद्ध कभी विश्व में कभी हुआ ही नहीं धरती पर, और लोग बताते हैं कभी होगा भी नहीं, है ना? कितनी अक्षुणी सेना तो कृष्ण की ही थी, पता नहीं क्या क्या था। उसके बाद कोई बचा ही नहीं, युग बदलना पड़ा। उसके बाद द्वापर से कलयुग आ गया कहानी के अकॉर्डिंग। तो उसको भी लोग कहते ही हैं कि वो उसमें क्या इस तरह के एथिक्स का पालन करके इस तरह के नुकसान को एक्सेप्ट किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ किया जा सकता है। आप बताइए या और लोग बताएं कि इस गुस्से में जो व्यक्ति है और इसमें वो इतने सारे नुकसान कर देगा, वो क्वेश्चन तो उठा ही रहा है। इसमें तो वो जिस धर्म का पालन की बात कृष्ण ने कही, ऐसा कोई धर्म का यहाँ पे कोई पालन भी नहीं हो रहा। ये तो उस व्यक्ति की नैतिकता थी कि तुमने वादा किया है निभाओ, उस वादे का रिजल्ट ये हो रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि फिर भी करना चाहिए, बट उसमें से कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि ऐसे में विवेक का इस्तेमाल, या कुल मिला के इसको तोड़ा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, कहा जा सकता है कि भाई देखो, हम तुम्हें, तुम्हारे बंदूक हम कोई चुरा नहीं रहे, कोई हम कोई लालच नहीं कर रहे, बट ये सही समय नहीं है, आप बैठो बातचीत करते हैं, और भी सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, और जब वो शांत चित्त हो तो बंदूक दे दी जाए। इसका तो ये भी हो सकता है। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं ना ये? समीर, बात समझ में आ रही है? संजय, यस सर। आयुष, जी सर। बात ये है कि कुछ लोग इसको तब भी एथिकल कहेंगे, बट एक बड़ा वर्ग जरूर होगा जब ये कहेगा कि भाई ये कैसे एथिकल है कि गुस्से में जो आदमी है, और उसके इतने सारे मर्डर को आप रोक भी सकते थे, केवल करना कुछ नहीं था, उनको थोड़ा पानी पिलाना था, बिठाना था, बातचीत करनी थी। कई बार आदमी बातचीत करता है, गुस्सा निकल जाता है, या शांत चित्त जब होता, तो ये एक समस्या है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से पूरी थ्योरी खराब हो गई, बट ये एक समस्या है। और इस समस्या की, और दूसरी समस्या मैंने बताई कौन सी, वो समझ में आई, फ्री विल वाली, वो तो उसके उससे जुड़ी हुई है, समझ में आई गई होगी। बताओ, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। रोहिणी बताओ। सर वही बात है कि ये रिगरस एथिक्स है, अच्छी बात है, बट उसका डिमेरिट भी है। हाँ, तो यही डिमेरिट है कुछ लोगों के अनुसार। ठीक है, यस सर। इसी का सोल्यूशन के साथ आएगा जॉन रॉल्स। वो कहेगा, तो कुछ चीजें कॉमन होंगी इन सब में,
पहली बात, जॉन रॉल्स भी है। इसकी थ्योरी को कहते क्या हैं, आप चाहो तो लिख लो, इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी तो ख्याल में आ गया तो बता दिया। देखो, जॉन रॉल्स, इसकी भी थ्योरी क्या है, डिओन्टोलॉजी है ये भी, यही हम पढ़ रहे हैं ना। परिणाम सापेक्षवाद है या परिणाम निरपेक्षवाद है, बताओ। परिणाम निरपेक्षवाद। डिओन्टोलॉजिस्ट है, मैंने कहा था मैं तीन तीन चीजें पढ़ाऊंगा, तीन। एक तो कांट हो गया, दूसरा रॉल्स और गांधी, ये तीनों डिओन्टोलॉजी डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी में है, परिणाम निरपेक्ष में। तो ये भी परिणाम निरपेक्ष है। तो अब हम बात करते हैं ये क्या लेकर आ रहे हैं। ये भी वही बात कहेंगे, कैसे पता करें कि क्या करना चाहिए। क्वेश्चन वही है, एथिक्स का क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए। ये तो एथिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर दो था, टेलियोलॉजिकल हम देख चुके हैं, डिओन्टोलॉजिकल में हमने कांट को देखा, अब जॉन रॉल्स को देख रहे हैं। तो डिओन्टोलॉजिकल में क्या आंसर निकलेगा, क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो राइट हो, जो उचित हो। तो फटाफट एक डेरिवेशन फिर से बना लो। जॉन रॉल्स हम पढ़ रहे हैं, ये भी डिओन्टोलॉजिकल है, परिणाम निरपेक्ष। इसमें हम कैसे क्या डिराइव करते हैं, कैसे पता करें कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आंसर आएगा वही करना चाहिए जो क्या हो, उचित हो। सही बात है ना। तो अगला क्वेश्चन है फिर, उचित की पहचान कैसे करें, क्या उचित है, व्हाट इज राइट। ये इस तरह की बात समझ में आ रही है ना। मिटाता चलो, मिटा दूं मैं ऊपर का। व्हाट इज राइट, क्या है उचित। अब क्या है उचित, इसके एक आंसर दिया कांट ने, एक आंसर दे रहे हैं रॉल्स, और एक आंसर देंगे गांधी। तीनों ही क्या हैं, किस क्लास से हैं, बताओ जल्दी। डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी किससे हैं, जो परिणाम रिजल्ट के बेस पे काम नहीं करते, ये वो करते हैं जो राइट हो। राइट क्या है, जो ड्यूटी हो। एक ड्यूटी की पहचान, एक उचित की पहचान कांट करा चुका है। और मैंने बताया कि ऑफ कोर्स कहीं लिमिटेशंस हैं इसकी, कहीं कहीं लिमिटेशन है, बट ओवरऑल ये बहुत इस्टेब्लिश थ्योरी है डिलेमा सॉल्विंग की। बट उसके बाद जॉन रॉल्स आए हैं, वो अपनी थ्योरी देंगे। तो हम देख चुके हैं कांट ने उचित, राइट क्या बताया था, जल्दी से बताओ, फिर इस पे आते हैं। राइट इक्वल टू ड्यूटी, बताया था ना। और ड्यूटी इक्वल टू यूनिवर्सल, यही था ना। मतलब क्या हुआ इसका, इसको याद रखने के लिए मैंने कहा था
जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो क्या तुम अपने लिए भी स्वीकार करोगे? जो स्वीकार करोगे वो होगा यूनिवर्सल लॉ। याद है ना? कोई चीज छूट तो नहीं रही ना? समझ समझ में आ रहा है ना सब? जॉन Yes, sir. रॉल्स क्या कहेंगे? जॉन रॉल भी कहेंगे तुम्हें क्या करना चाहिए? राइट करना चाहिए। राइट तो सभी कहेंगे, ये भी राइट कहेंगे, गांधी भी राइट कहेंगे। क्या करना चाहिए? जो राइट हो, जो उचित हो। इससे पहले टेलीलॉजी क्या कर रहा था? क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा था राइट की जगह? जल्दी बताओ। Correct. गुड। 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 ये राइट, मैंने बताया था कि आपको दोनों में फर्क सीखना होगा। तो ये सब के सब कह रहे हैं राइट। जॉन रॉल्स कह रहा है कि राइट का मतलब ड्यूटी नहीं है, जैसा कि कह रहा था कांट। राइट का मतलब है, यहां तक दोनों को सब कॉमन थे, यहां से अलग हो रहे हैं। राइट का मतलब है जस्ट। तो फिर जस्ट का क्या मतलब है? जस्ट का मतलब है इम्पार्शल, निष्पक्ष। तो उचित का मतलब है न्यायपूर्ण, जस्ट। और न्यायपूर्ण का मतलब है निष्पक्ष, जस्ट का मतलब है इम्पार्शियल। तो पता कैसे चलेगी कि निष्पक्ष हूं मैं, इम्पार्शियल हूं, जस्ट हूं मैं? इसके आंसर में जो बात कह रहा है, यहां से थ्योरी शुरू होती है जॉन रॉल्स की। वो कह रहा है कि क्या करना चाहिए? तो वो करना चाहिए जो उचित है, जो राइट है। राइट क्या है? जो न्यायपूर्ण है, जो जस्ट है। तो जस्ट क्या है? जस्ट वो है जो इम्पार्शियल, निष्पक्षता के साथ है। तो निष्पक्षता कैसे पता चलेगी कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं किसी की तरफ झुका हुआ नहीं हूं, इम्पार्शियल है मेरा करेक्टर, मेरे डिसीजन? इसका वो जो टेक्निकल जो बात कह रहा है वो मैं अभी बता रहा हूं, वो थोड़ी देर में समझ में आएगा, बट मैं उसके शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जानबूझ के। वो कह रहा है कि अज्ञानता का आवरण या मूल अवस्था में आ जाना निष्पक्षता है। द व्हील ऑफ इग्नोरेंस एंड ओरिजिनल पोजीशन। मैं इसको मिटा के लिख दे रहा हूं। घूंघट वाली इंग्लिश है VEIL, व्हील या आवरण, घूंघट। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस या ओरिजिनल पोजीशन। ये जो पोजीशन है, ये जो इग्नोरेंस है, ये है इम्पार्शलिटी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी, वो एक तरफ लिख के उसको उसको एक बॉक्स में कर लो ताकि आगे के लिए याद रहे। ये भी कहेगा क्या करो? राइट। राइज इज इक्वल टू जस्ट, जस्ट इज इक्वल टू फेयर। ये लिख लो एक बॉक्स में। फेयर करना, फेयर मतलब इम्पार्शियल। पर इम्पार्शियल कैसे अचीव करेंगे? कैसे आएगी मेरे एक्ट में फेयरनेस? फील ऑफ इग्नोरेंस या ओरिजिनल पोजीशन। ये क्या होती है हम समझेंगे, पहले इस जो कह रहा है इसको खाली इतना जान लो। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। जी सर। तो आप जब भी लाइफ में किसी डिलेमा में पहुंच पहुंच जाएं,
डिसीजन लेना हो और आप डिलेमा में हो, तो किसी भी दशा में दुविधा यानी डिलेमा होने पर क्या करना चाहिए? हमें उस दुविधा का समाधान करने के लिए वह ऑप्शन चुनना चाहिए, वह विकल्प चुनना चाहिए जो निष्पक्ष हो, जो फेयर हो। निष्पक्ष का मतलब फेयर, जस्ट। पर समस्या तो यह है कि कैसे पता करूं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो फेयर है। यहां से इसकी थ्योरी स्टार्ट होती है। ये बताता है कि कैसे फेयरनेस का पता चलेगा। और आप एक बार फेयर हो गए, फेयर होना सीख लिया, सिचुएशन से फेयर होके डिसीजन लेना, तो फेयर डिसीजन एथिकल डिसीजन होगा, ना कि ड्यूटीफुल डिसीजन एथिकल होगा। तो जो मेरा दोस्त है, अगर सच में मेरा दोस्त है, मेरा हितैषी है, और ना केवल मेरा, सामान्य बुद्धि भी रखता है, तो जो गन जो मैं उससे मांग रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो गन मेरी मार लेना चाह रहा है। गन मारने के तो और तरीके हो सकते हैं। वो कह सकता है भाई देखो, मैं कांट की थ्योरी, मैं सोच रहा हूं कि मान लो मुझे ही, मेरा ही लालच आ गया है कि गन तो बहुत अच्छी है यार, ये गन तो मैं चाहूं तब भी नहीं मिलेगी मार्केट में। बताया था कि ये गन जो है मेरे परबाबा लेकर आए थे। अब उस तरह की चीजें तो अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों को गन की जानकारी है, शौक है, वो जानते हैं कि पुराने वाली चीजें तो अब मिलती ही नहीं है। उसको लालच आ गया है, तो वो कांट की थ्योरी रखते हुए भी लालच दिखा सकता है, पता है आपको। वो कहने के लिए कह सकता है कि भाई देखो, इसमें यूनिवर्सल लॉ लगा देते हैं, जब हम तुम्हें, कि तुम जब गुस्से में मांगोगे तब नहीं देंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है, पहले ही तय कर दिया था जब वादा कर रहे थे तभी, तो उस समय उसने नहीं दी। फिर मैं 2 दिन बाद गया कि भाई देखो अब तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, गन दे दो मुझे वापस। उसने कहा कि लग नहीं रहा यार तुम गुस्सा ठंडा हुआ है, अभी गन नहीं देंगे। मैंने कहा हद हो गई। 2 महीने बाद गया कि भाई अब तो मेरा बिल्कुल गुस्सा नहीं है, वो तो वक्ती बात थी, मौके की बात थी। कौन ऐसे याद करता है, सड़क पे तो झगड़े मतलब हो भी गए तो हो गए, अब क्या उसमें मेरी भी गलती रही होगी। 2 महीने हो चुके हैं, वो बात का मेरे मन पे कोई मलाल नहीं है, बात खत्म हुई। ऐसे हम सबको गोली मारते चले तब तो जी नहीं पाएंगे। बात खत्म हुई, लाओ मुझे गन दे दो। बट वो तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल लगा दिया है उसने, एक राइडर, जो इंश्योरेंस कंपनी वाले लगाते हैं राइडर, कि भाई मुझे नहीं लग रहा। मैंने कहा अच्छे, गुस्से में हो। फिर मैं उसके बाद 2 साल बाद गया कि भाई देख भाई, अब तो मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, दे दो गन। वो कह रहा अरे तुम इतने होशियार हो गुस्सा करने में कि मुस्कुरा भी लेते हो गुस्से में। कहने का मतलब है ड्यूटी से नैतिकता नहीं आ सकती ड्यूटीफुल होके, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। नैतिक वो है, एथिकल वो है, मॉरल वो है जो जस्ट हो, जस्टिस हो, जिसके अंदर न्यायपूर्ण हो डिसीजन, तब वो एथिकल है। फेयर हो, वही राइट है। तो राइट तक सब कॉमन थे, राइट कैसे हो ये अलग अलग है। गांधी आएंगे, हालांकि गांधी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी रॉल्स पढ़ाऊंगा। गांधी आएंगे तो वहां तक सबका कॉमन है, राइट तक। गांधी भी कहेंगे वो करो जो राइट है। बट जैसे ही गांधी आएंगे, गांधी कहेंगे राइट इज इक्वल टू, ये वाला इसके आगे लिख लो, जॉन रॉल्स। अब इसी को हम कर देते हैं गांधी। ये लिख लिया आप लोगों ने, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन। जी लिख लिया सर। हाँ, हिंदी वालों के लिए मैंने बोल दिया था, अज्ञानता का आवरण या मूल अवस्था। तो गांधी आएंगे, यहां तक वो भी कॉमन बात करेंगे, वो भी डियोंटोलॉजिस्ट हैं, सब कुछ है। गांधी आके कहेंगे राइट इज इक्वल टू क्या, ट्रुथ, सत्य। उचित वो है, उचित इज इक्वल टू
सत्य। तो गांधी से पूछेंगे सर ये तो और उलझा दिया आपने, सत्य, अब सत्य क्या है ये भी बताओ। तो गांधी कहेंगे सत्य इक्वल टू ईश्वर। फिर चेले कहेंगे कह रही अब ये सुलझाया कहाँ है आपने? पहले बताया उचित बिल्कुल सत्य, फिर मैंने पूछा सत्य क्या है, तो फिर आपने कह दिया ईश्वर। तो गांधी कहेंगे रुको रुको, धैर्य रखो, ईश्वर इक्वल टू अंतःकरण, अंतःकरण की आवाज, वॉइस ऑफ कंसाइंस या कॉन्सेस। ये हम इस पर एक बार बात कर चुके हैं, याद है आप लोगों को? अंतःकरण की आवाज, कॉन्सेस। यस सर। सर इंडिशन। यस सर। बाकी कहानी गांधी पढ़ते समय करेंगे। तो तीनों के आंसर हैं राइट, बट राइट सबके अलग अलग हैं। एक ने कहा राइट इज इक्वल टू ड्यूटी, ये कह रहा है जस्टिस या फेयरनेस, गांधी कह रहे हैं अंतःकरण की आवाज। और मैंने यहां तक आपको लाके छोड़ा है कि अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, यहां तक तो कांट ठीक था, बट उसने राइट इक्वल टू गलत बताया। उसका मतलब है जस्टिस या जस्ट या फेयर। और जब भी दुविधा में आप हो तो फेयर डिसीजन लेना चाहिए, जो फेयर डिसीजन होगा वही होगा एथिकल। तो देखते हैं इसको बंदूक वापस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रॉल्स बताएगा। बंदूक तो मैंने ऐसे ही कह दिया, कुछ और भी आप ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम जॉन रॉल्स को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि देखो, क्योंकि क्वेश्चन वही है, कैसे मैं पता करूं कि कौन सा ऑप्शन फेयर है, विकल्प कौन सा निष्पक्ष है। वो कह रहा है देखो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आप कॉन्सेस को देखो। कॉन्सियसनेस को देखो, चेतना को। चेतना, कॉन्सियसनेस को देखो। कॉन्सियसनेस जो है वो दो तरह की होती है। कॉन्सियसनेस के दो प्रकार हैं, चेतना के दो प्रकार हैं। एक सब कौन बता रहा है, किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग? जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स की थ्योरी को ओवरऑल क्या कहते हैं? शुरू में नाम बताया था मैंने, यूटिलिटेरियनिज्म। हालांकि Utilitarianism। पॉलिटिकल फिलॉसफी में मैं आपको उसमें डिटेल में जाऊंगा जब मैं लिबरलिज्म पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा नाम तो पढ़ते चलो ताकि आगे कम से कम भार पड़ेगा। नाम पहले से सुने हुए होंगे तो सही रहेगा। तो ये कह रहा है कि जो कॉन्सेस है उसके दो प्रकार हैं। एक है इम्बेडेड सेल्फ, ई एम बी ई डी ई डी, ई एम बी ई डी ई डी, इम्बेडेड सेल्फ। सेल्फ आत्मन या आत्मा या आत्म, मतलब इम्बेडेड सेल्फ की हिंदी होगी समाहित आत्म, समाहित आत्म। और दूसरी है अन इनकम्बर्डेड सेल्फ, यू एन ई एन सी यू एम बी ई आर ई डी, इनकम्बर्ड सेल्फ। समाहित आत्मा
और हिंदी इसकी है भार रहित आत्मा। भार रहित आत्मा या आत्मा, सेल्फ मतलब आत्मा। तो कॉन्शियस जो है, चेतना जो है, वो दो तरह की है। पहले का नाम बताओ, पहला क्या है? आप लोग रिपीट करो। एम्बेडेड सेल्फ। एम्बेडेड सेल्फ। एम्बेडेड, एम्बेडेड। और दूसरी बोलो। Unencumbered self. अनइनकम्फर्ट सेल्फ। इनकम्बर्ड, ENCUMBERED, इनकम्बर्ड सेल्फ। अभी नाम अजीब सा लग रहा होगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्बेडेड सेल्फ, समाहित आत्म, हमेशा पूर्वाग्रह ग्रसित होती है। ये भारित है, इस पे भार होता है। ये भार रहित है और ये भार वाली है। किसका भार है? पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह समझते हो? प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस समझते हैं आप लोग? है प्रेजुडिस होना? बताओ। सर किसी चीज Yes, के बारे sir. में पहले से धारणा बना लेना। यस, ये प्रेजुडिस है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह ग्रसित। पूर्वाग्रह से ग्रसित। पूर्वाग्रह, मैं अच्छा ये तो मैंने समझा चुका हूं, मैं पॉलिटी में भी मैंने बताया है और भी जगह बताया होगा। पहले से धारणा बनाए हुए हैं। औरतों की तो, औरतों को तो अक्ल होती ही नहीं। मुस्लिम तो ऐसे होते हैं, पुरुष तो ऐसे होते हैं, कुछ भी। तो कोई ना कोई पहले से धारणा होती है। धारणा होगी राष्ट्रीयता की, नेशनैलिटी की। इंडियंस ऐसे होते हैं, जापानीज ऐसे होते हैं, फलाना जाति के लोग, कुछ भी। कोई ना कोई, इतने सारे भार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमेशा पूर्व समाहित, मतलब कोई चीज समाई हुई है पहले से, भारित है, भार है। ये भारित है, ये भार रहित है। ये भार रहित कैसे है? पूर्वाग्रह रहित। कोई भी प्रिजम्पशंस या कोई प्री कंडीशनिंग पहले से नहीं है। इन दोनों में फेयर कौन सी आत्मा, कौन सी चेतना होगी? फेयरनेस अगर आपको अभी बताना हो तो कौन सी फेयर होगी, बताओ। अनइनकम्बर्ड सेल्फ। अनइनकम्बर्ड सेल्फ, क्योंकि इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, किसी तरह का प्रेजुडिस नहीं है किसी चीज को लेकर। तो जो इनइनकम्बर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं भार रहित आत्मा या पूर्वाग्रह रहित आत्मा। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है आपका, और हम हर डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसीजन शरीर से लेते हैं, कॉन्सेप्ट से लेते हैं? बताओ जल्दी से। आपकी चेतना डिसाइड करती है ना किसी चीज को। कॉन्शियस से लेते हैं सर। कॉन्शियस, तो कॉन्शियस दो तरह की हो सकती है। एक तो है कि पहले से ही पूर्वाग्रह है, आपको आईपीएस बनाया गया है। मैंने ये कहानी कई बार जानबूझ के कही है। आपके क्षेत्र में दंगा उंगा फैला हुआ है, बहुत वायलेंस हो रहा है, आपको कंट्रोल करना है। आपकी तरफ एक भागता हुआ 22-25 साल का एक लंबा तगड़ा आदमी आया हुआ आ रहा है, कपड़े पे खून लगा हुआ है, वायलेंस का सब चल ही रहा है। और आपने जैसे ही वो कुछ दूरी पर आया है, अभी दूरी है आपसे, बट भागता हुआ आ रहा है, आप अपने मान लो आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं, आपने देखा कि उसके सिर पे टोपी है। जो आदमी भागता हुआ आ रहा है, खून लगा हुआ है कपड़े में उसके, बदहवासी में भाग रहा है, और टोपी जो है वो मुसलमान जो पहनते हैं नमाज के लिए, वो वाली टोपी है। आप प्रेजुडिस पहले से ही है कि अरे ये तो खून से लथपथ भी है, जरूर कुछ कांड करके आया, और मेरी तरफ जिस तरह से लपक रहा है, मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया है। क्यों? ये दिमाग में कैसे आया है कि अटैक करने ही आया होगा? क्योंकि दिमाग में है, समाहित है, प्रेजुडिस है कि मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं। ये डिसीजन कहाँ से आ रही है? किसी के दिमाग में आ सकता है, अरे यार रुको, सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, बट देखते हैं कुछ भी हो सकता है, एक आदमी परेशान हो सकता है, मदद मांगने आ रहा हो। अलर्ट रहें और लेट्स सी। दो तरह के डिसीजन हो सकते हैं ना एक ही सिचुएशन में, बताओ।
जी सर। और हो सकता है कि आप इतने ज्यादा प्रेजुडिस हैं, बचपन से सीखा है, स्कूल कॉलेज में ने और पक्का किया, दोस्तों ने और पक्का कर दिया है, एक दो एग्जाम्पल भी मिल गए हैं आपको, उससे और पक्का हो गया है आपका प्रेजुडिस। और आप इतने प्रेजुडिस हैं कि दूर से उसको गोली मार दी, क्योंकि आपको आप अपनी तरफ से निश्चित हैं कि वो हमला करने आया है, जबकि बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा हो सकता है या नहीं, बताओ आयुष। हो सकता है सर। तो दो तरह की चीजें हैं। आज हम यहीं रोकेंगे। जॉन रॉल्स कह रहा है कि कॉन्शियस अगर एम्बेडेड सेल्फ है, कॉन्शियस एम्बेडेड सेल्फ से अगर डिसीजन लेती है, तो कभी भी वो फेयर नहीं हो सकती, हमेशा वो पक्षपातपूर्ण होगी, वो अनुचित होगी, वो अन्यायपूर्ण होगी, इनजस्टिस होगी। अगर कॉन्शियस डिसीजन ले रही है इनकम्बर्ड सेल्फ से, भार रहित, कोई भार नहीं है, ना जाति का भार है आपके ऊपर, आपके दिमाग में डाला गया है, ना धर्म का, ना राष्ट्रीयता का। इस समय बहुत बड़ा जहर नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म को इस तरह से परोसा जा रहा है, और इतना बल्कि दिमाग में भर दिया गया है आम आदमी के, कि कितनी बढ़िया चीज है। और एंटी नेशनल बहुत बड़ी गाली बन गई है पिछले कुछ समय से। तो हम देखेंगे जाति, धर्म, नागरिक पहचान, यानी कि आपकी सिटीजनशिप, आपकी सोशल स्टेटस, आपका आपका पेशा, मतलब कि आप कौन सा, आपका जो ऑक्यूपेशन है आपका, आपका जेंडर, ये सब कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। तो हम देखेंगे कल इनसे कैसे डिसीजन आ रहे हैं और उनसे कैसे आ रहे हैं, इनकम्बर्ड सेल्फ से, और वो हम वहां तक कैसे पहुंचे। और इस तरह से हम कुछ हाइपोथेसिस के थ्रू, इसकी हाइपोथेसिस से बहुत फेमस है, चाहे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, हम सोशियोलॉजी पढ़ें, हम कुछ भी पढ़ें, तो जॉन रॉल्स को डिलीट नहीं किया जा सकता। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम कल की क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ भी पूछना है तो पूछिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।